तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो कितना होगा ये बायो-सेवर्ट लॉ से कैलकुलेट किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक एम्पियर सर्किटल लॉ भी हमने पढ़ा जो कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैलकुलेट करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के हमने 3 एप्लीकेशंस भी किए। एक स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, एक टॉरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो ये एक सेक्शन था चैप्टर का। और उससे पहले जो चैप्टर का सेक्शन था वो क्या था कि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ये 2 चीज़ें हमने मेजर चीज़ें पढ़ ली चैप्टर की। क्या पढ़ ली? एक मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स। इतना हमने पढ़ लिया। अब आगे इन्हीं दोनों को मिला जुला कर एप्लीकेशंस हैं। कहीं पर एक ही चीज़ का एप्लीकेशन है, कहीं दोनों को मिलाकर एप्लीकेशन है। ये हमारा आगे का टॉपिक है। तो आगे का जो सेक्शन है चैप्टर का उसमें से ये पहला हमारा है फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। मतलब 2 करंट कैरिंग वायर्स अगर हैं और ये काफ़ी लंबे वायर हैं, दोनों तरफ डॉटेड बनाने का मतलब है लॉन्ग वायर्स हैं। ठीक है, शॉर्ट यानी कि फाइनाइट लेंथ वाले वायर्स के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें लॉन्ग वायर्स के लिए ही पढ़ना है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, लॉन्ग वायर का और एक मतलब भी होता है कि जिन डिस्टेंसेस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, मान लो कि ये हमारा वायर है, सपोज़ ये एक वायर है और मान लो ये फाइनाइट लेंथ का ही है, सपोज़ ये हमारा PQ वायर है, फाइनाइट लेंथ का है। तो अगर इस वायर से हम मान लो कि इस पॉइंट पर, ये एक पॉइंट है यहाँ, सपोज़ R पॉइंट है, R पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वायर से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इस PQ वायर की लेंथ के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल नहीं है, बहुत छोटी डिस्टेंस नहीं है। तो R पॉइंट के लिए ये जो PQ वायर है इसको लॉन्ग वायर नहीं कहा जाएगा। जबकि अगर एक पॉइंट यहाँ पर होता, मान लो कि S पॉइंट, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, या मान और भी क्लोज होता, यहाँ पर समझने के लिए इतनी दूर बना रखा है, तो ये जो डिस्टेंस था, इस पॉइंट को O मान लेते हैं। तो अब जो OS डिस्टेंस है, यानी जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है वहाँ तक की डिस्टेंस, इस वायर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जब इस वायर की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी हो जाएगी, तब हम S पॉइंट के लिए इसी वायर को लॉन्ग वायर के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि R पॉइंट के लिए इस वायर को लॉन्ग वायर की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये OR डिस्टेंस इस PQ वायर की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटी नहीं है। ठीक है, तो लॉन्ग वायर का ये भी मतलब है, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का ही हो। ठीक, इनफाइनाइट लेंथ कहने का मतलब यहाँ पर दूसरा भी है जो अभी एक्सप्लेन किया, कि जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है वो पॉइंट अगर वायर से बहुत दूर नहीं है, एकदम क्लोज है, तो फिर वायर को हम लॉन्ग वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे एक पोल लगा हुआ है, कहीं बिजली का खंभा लगा है या कोई दूसरा पोल लगा हुआ है और तुम उसके बहुत पास चले जाओ, ऐसे मान लो कि ये PQ एक पोल है और S वो पोजीशन है जहाँ तुम खड़े हुए हो। अगर पोल के तुम बहुत पास जाके खड़े हो गए तो तुम्हें पोल का एक छोटा सेक्शन ही दिखाई देगा, ऐसे हमारी आँख के सामने जितना होगा बस उतना, या चलो इतना, इससे ज़्यादा हमें पोल का सेक्शन दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो अब वो पोल इतनी लेंथ का हो या ऊपर इन्फिनिटी तक गया हो, नीचे इन्फिनिटी तक गया हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे ऑब्जर्वेशन में पोल का सिर्फ एक सेक्शन ही आ रहा है। और अगर हम पोल से दूर चले जाते हैं, मान लो उसी ग्राउंड में जहाँ पोल लगा है, अगर हम पोल से दूर चले जाते हैं तो हमें पोल का या तो पूरा पोल दिखाई देगा या नहीं तो ऑलमोस्ट पूरा ही पोल का कुछ पार्ट हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो उस केस में पोल को हम इनफाइनाइट लेंथ का नहीं ले सकते, वहाँ पे पोल का एक फाइनाइट साइज़ होगा। तो सिमिलर चीज़ हमने यहाँ पर भी अप्लाई की है कि अगर पॉइंट वायर के बहुत पास है देन इट कैन बी ट्रीटेड एज ए लॉन्ग वायर, और अगर पॉइंट वायर से काफ़ी दूर है तो इसको हम लॉन्ग वायर की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा है बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, यहाँ पर हम बोल सकते हैं पर करंट कैरिंग लॉन्ग वायर्स। यहाँ पर लॉन्ग वायर का क्या मतलब होगा कि ये जो वायर्स हैं, ये वायर है सपोज़ वायर नंबर 1, ये है वायर नंबर 2, ये दोनों वायर्स हैं, इनके बीच में जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में ए मान लेते हैं उसको, तो ए जो है यानी दोनों वायर्स के बीच का गैप इन वायर्स की लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, ठीक है, क्योंकि हमें लॉन्ग वायर के लिए करना है। तो लॉन्ग वायर के लिए हमें ये चीज़ें माननी होंगी कि ये वायर की लेंथ के कंपैरिजन में ये ए डिस्टेंस बहुत छोटा है, और इनके आसपास जिन पॉइंट्स पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो भी वायर्स के बहुत नज़दीक हैं, तब इन वायर्स को हम लॉन्ग वायर के जैसा ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये हमने एम्पियर्स सर्किटल लॉ के पहले वाले एप्लीकेशन में सीखा था। कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है ये एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज़ करके हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो उसी को यहाँ यूज़ करना है। ये वायर्स में करंट का डायरेक्शन हो गया, सपोज़ ये सेकंड वायर में ऐसे करंट जा रहा है और ये फर्स्ट वाले वायर में ऐसे, यहाँ मान लो I1 करंट है और इस वायर में I2 करंट है, तो ये करंट के डायरेक्शन हो गए दोनों वायर्स में। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर वो भी यूज़ होगा, और करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड वो भी यूज़ होगा। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को हमें कंबाइनली यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। क्या कहा, करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पहली बात, और दूसरी बात मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक करंट कैरिंग वायर रखा है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा। दोनों ही बातें यहाँ पर यूज़ होंगी। क्यों यूज़ होंगी, अब ज़रा उसको ध्यान से समझें। ये करंट कैरिंग वायर है, वायर नंबर 1, इसमें करंट पास हो रहा है, तो इसके आसपास के रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये यहाँ पर डिस्टेंस फिर भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, हो सकता है और भी कम हो, तो डायग्राम में समझने के लिए हमें इतना डिस्टेंस बनाना ही पड़ेगा। तो I1 एक करंट कैरिंग वायर है, इसके सराउंडिंग रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है I1 के सराउंडिंग में। उसी तरह I2 एक करंट कैरिंग वायर है, इसके सराउंडिंग रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि फर्स्ट वाले वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है जिसका नाम है 2 और इसमें करंट है I2। सिमिलरली I2 जो करंट कैरिंग वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड आसपास में रीजन में है, उसमें एक दूसरा करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें यूज़ करनी है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर एंड करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, दोनों ही बातें हैं। तो हम एक एक करके करते हैं। पहले वाले वायर यानी जिसमें I1 करंट है उसके सराउंडिंग रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये देखते हैं। तो पहले वाले वायर से ए डिस्टेंस पर ये दूसरा वायर रखा है, तो ये वायर जहाँ रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर इस जगह पर, इसको P पॉइंट मान लेते हैं, इस जगह पर P पॉइंट पर किसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस वाले वायर का, और ये वायर जहाँ रखा हुआ है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, इस वाले वायर का। यानी दोनों वायर अपना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे और दोनों ही वायर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में भी प्लेस्ड हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले वायर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, P पॉइंट पर क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि P पॉइंट पर ये वायर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर 1 की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, दैट इज लेट B1 एंड B1 अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वी हैव डिराइव्ड फॉर ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर कितना आया था, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R था। R का मतलब है उस पॉइंट की डिस्टेंस जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो 1 वाले वायर से किस पॉइंट पर बता रहे हैं, P पॉइंट पर, डिस्टेंस कितना है A, तो R की जगह में हम क्या लिखेंगे A, और करंट कितना था I1। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 एट द पोजीशन ऑफ वायर 2, ठीक है। सिमिलरली इस वायर का यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मान लो Q पॉइंट पर, चलो उसको बाद में करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू वायर 1 हमने निकाल लिया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B1 ये यहाँ पर है इस रीजन में,
अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन कैसे बताएंगे? डायरेक्शन बताने के लिए फिर से वही राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे। और ये कौन से वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड है? वायर 1 का। तो राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? थंब ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स towards the point where magnetic field is to be calculated, then direction of push will be the direction of magnetic field। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट वायर की वजह से। तो फर्स्ट वाले वायर की करंट को देखते हैं किधर है, इस तरफ है। तो राइट हैंड के फिंगर को राइट हैंड के थंब को फर्स्ट वायर के करंट की तरफ रखा, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड फिंगर्स स्ट्रेच्ड टुवर्ड्स द पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, यानी कि ऐसे। देन डायरेक्शन ऑफ पुश विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड होगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ पुश ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना लेते हैं। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया नॉर्मली इनवर्ड, तो नॉर्मली इनवर्ड ऐसे बनाया जाता है क्रॉस से। और ये क्या था? ये B1 का डायरेक्शन था। तो B1 किस तरफ आ रहा है? यहाँ लिख लेते हैं, नॉर्मली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। हम यहाँ पर बोर्ड लिखेंगे, तुम पेपर लिख लेना क्योंकि तुम पेपर में लिख रहे हो। ठीक है, ये एट पॉइंट P है, एट पॉइंट P पॉइंट पर ये डायरेक्शन आ रहा है। ठीक, किसी दूसरे पॉइंट पर दूसरा डायरेक्शन हो सकता है, बिकॉज ऐसे जब पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। फिलहाल हमें सिर्फ P पॉइंट पर चाहिए था। तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड है B1 जो बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ट जा रहा है। इस वायर में करंट ऐसे जा रही है, तो जो सेकेंड वायर है वो क्या बन गया? वो बन गया एक करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इफ ए करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? ये कैसे निकाला जाएगा? लेफ्ट हैंड रूल, FBI वाला, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बुला लो और इन्वेस्टिगेट कर लो। तो लेफ्ट हैंड रूल, जिसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये कैसे यूज़ करते हैं? बस तुम्हें याद रखना, FBI लेफ्ट हैंड के थंब और फर्स्ट 2 फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। ठीक है, और FBI के ही ऑर्डर में याद रख लेंगे, FBI। ठीक है, ये F होगा, ये B होगा, ये I होगा। तो हमें क्या क्या पता है? हमें B और I पता है और F बताना है। तो लेफ्ट हैंड के फिंगर में ये वाला होता है B और ये वाला होता है I, यानी फर्स्ट फिंगर इज़ B, मिडिल फिंगर इज़ I। तो B किधर है? बोर्ड के प्लेन में नॉर्मली इनवर्ड। और मिडिल फिंगर को किधर रखना है? करंट का डायरेक्शन में। तो कैसे करोगे? हाथ को ऐसे घुमा दोगे। तो थंब किस तरफ आ रहा है? ये इस तरफ आ रहा है, यानी I2 वायर से I1 वायर की तरफ हमारा थंब आ रहा है। ठीक है, अपने आप से प्रैक्टिस करके देखना तभी समझ में आएगा। तो सेकंड वाले वायर पर जो फोर्स का डायरेक्शन है वो हमने निकाल लिया। वो किस तरफ आ रहा है? वो सेकंड वाले वायर की तरफ आ रहा है। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये सेकंड वायर के लिए निकाला था, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। ये फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 हमने लिख दिया। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर 2, सेकेंड वाले वायर पर कितना फोर्स आ जाएगा? तो इसके लिए एक्सप्रेशन ऑलरेडी डिराइव किया जा चुका है। F21 क्या था? IL क्रॉस B, ये था। उसका मैग्नीट्यूड हमें लिखना है, तो क्या आ जाएगा? ILB साइन थीटा। सारी बातों का मीनिंग तुम्हें याद होना चाहिए, सिंबल्स का मीनिंग, खाली फार्मूला याद कर लेने से नहीं होगा। देखो फोर्स क्या था? ILB साइन थीटा। उसमें I क्या होता था? करंट पासिंग थ्रू द वायर। तो ये जो हमारा सेकेंड वायर था इसके लिए हम निकाल रहे थे, तो यहाँ करंट कितना है? I2। ठीक है, वायर की लेंथ चलो हमने L मान ली, L लेंथ दोनों की मान लेते हैं, तो यहाँ L छोड़ देते हैं। और B क्या चीज़ था? जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर रखा हुआ था,
तो ये वाला जो वायर है किस मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, B1, तो यहाँ पे B1 लिखेंगे। देखो ध्यान देना, यहाँ I2 लिखा है लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है B1, बिकॉज ये करंट कैरिंग वायर I2 करंट वाला B1 में रखा है। B1 क्या चीज़ था, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय द फर्स्ट वायर, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है B1, ठीक है। और साइन थीटा, ये थीटा कौन सा एंगल होता है, विच एंगल इज थीटा, एंगल बिटवीन द लेंथ ऑफ द वायर और यू कैन से IL का जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल होता है थीटा। तो इस डायग्राम में देखो IL मतलब जिधर I जा रहा है वही IL का डायरेक्शन था, ये IL का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के प्लेन के नॉर्मली इनवर्ड है। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा π/2 यानी कि 90, ठीक है। तो F21 फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1 आ गया I2L B1, ये हमारा हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। ऐसा कहा जा रहा है बट ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि भले ही हमने लिख दिया F21 फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, बट बात वो नहीं है, दोनों वायर एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान से समझना इस टॉपिक के बारे में, वायर्स एक दूसरे पर फोर्स नहीं लगाते हैं। जैसे कूलम्स लॉ में था कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो भी है वो आता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। तो वहाँ पर ऐसा कहना सही है कि 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ ये बात कहना सही नहीं है कि वायर्स एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। तो सच्चाई क्या है, वायर एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते हैं। क्या होता है, एक वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और दूसरा करंट कैरिंग वायर उस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसलिए वो दूसरा वाला वायर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। ये सच्चाई है, बट ऐसा बोल के काम चला सकते हैं कि एक वायर ने दूसरे पे फोर्स लगाया, बट दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। वायर वायर पे फोर्स नहीं लगा रहा है, वायर अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करंट कैरिंग वायर आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। वो कितना फोर्स होगा ये हमने यहाँ निकाल लिया। बिल्कुल सिमिलर कैलकुलेशन हम करेंगे सेकेंड वायर से फर्स्ट वायर पर लगने वाले फोर्स के लिए, ठीक है। फिर से वही बात है, सेकेंड वायर से फर्स्ट वायर पर फोर्स हम कह रहे हैं बट वो वैसा है नहीं। तो क्या करना होगा, पहले हमें निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकेंड वायर, ठीक है। यानी इस वायर की वजह से Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना होगा, उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, बिकॉज जब डायरेक्शन पता चलेगी तभी फोर्स की डायरेक्शन हम लेफ्ट हैंड रूल से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q, अब यहाँ P नहीं, अब यहाँ Q कर देंगे, ड्यू टू वायर 2। अब किसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सेकेंड वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो फार्मूला तो वही रहेगा, यहाँ पर B1 की बजाय हम कर देंगे B2, μ0 I1 की बजाय कर देंगे I2, क्योंकि जिस करंट से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो अब I2 है, और 2πr इस वायर से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, A है, R की जगह A लिखा जाएगा। अब डायरेक्शन देखेंगे, डायरेक्शन I2 करंट की वजह से Q पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फिर से राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, fingers towards that point where magnetic field is to be calculated, then direction of push will be the direction of magnetic field। तो अब ये डायरेक्शन ऑफ पुश किधर आ रहा है, बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड आ रहा है, यानी Q पॉइंट पर जो B2 होगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्मली आउटवर्ड। तो नॉर्मली आउटवर्ड को ऐसे दिखाया जाता है डॉट में सर्कल बना के, तो ये क्या चीज़ था, ये B2 का डायरेक्शन था, ठीक है। तो अब यहाँ नॉर्मली इनवर्ड के बजाय हम क्या लिखेंगे, नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एट पॉइंट Q, ठीक है। ये B2 का डायरेक्शन हो गया, इसको इक्वेशन 3 लिख देते हैं। अब हमें इस जगह पर इस लोकेशन में करंट का डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है, तो क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 1, ठीक है। तो क्या डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इस पर फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड रूल से, थंब और फर्स्ट 2 फिंगर्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे स्ट्रेच करेंगे, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो इधर
फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड, तो हमें ऐसे आना पड़ेगा। फर्स्ट फिंगर बोर्ड के प्लेन से नॉर्मली आउटवर्ड। करंट किधर है? ऊपर की तरफ, तो इसको ऊपर की तरफ घुमा दो। तो थंब किधर आ गया? थंब आ गया इस तरफ, ठीक है। फर्स्ट वायर से सेकेंड वायर की तरफ थंब का डायरेक्शन आ गया, तो यही फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, वो ये है, चलो पहले डायरेक्शन बना दें फिर बात करते हैं। ये हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, इसको कह सकते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू कह सकते हैं, बट ये है नहीं। सच्चाई वही जो अभी डिस्कस हुआ था कि एक वायर दूसरे पे फोर्स नहीं लगाता है। ये फोर्स इसलिए है क्योंकि ये करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो अब हम क्या लिखेंगे? फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर 1, ठीक है। तो इसको हम लिख देते हैं F12, यहाँ भी F12 कर देते हैं। तो फार्मूला वही रहता है ILB sin थीटा, लेकिन इस बार I क्या हो जाएगा? जो इस वायर में करंट है, जिस वायर के लिए फोर्स निकाल रहे हैं उसका करंट, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है वो है B2। एंगल बिटवीन I एंड B, यहाँ पर I ऐसे था, B ऐसे था, यानी एंगल यहाँ भी π/2 है। तो F12 क्या हो जाएगा? F12 हो जाएगा I1 और यहाँ पर हो जाएगा B2। ये आ गया हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट वायर, ठीक है। दोनों वायर्स के लिए हमने फोर्स निकाल लिया, ठीक। यही हमें निकालना था, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। हाँ, तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि जैसे अभी हाथ को ऐसे इधर उधर घुमाना पड़ रहा है, तो इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है या कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसका बहुत आसान सॉल्यूशन तुमको बता देते हैं कि जब तुम कॉपी में डायग्राम बनाओगे तो तुम कॉपी को चाहे हॉरिजॉन्टल में किसी भी तरह से घुमा लो, कॉपी को उल्टा कर लो, हॉरिजॉन्टल कर लो, या वर्टिकल भी रख लोगे, कॉपी को ऐसे भी रख लोगे जैसे बोर्ड लगा हुआ है, और फिर ये लेफ़्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल कुछ भी यूज़ करोगे, तुम्हारा रिज़ल्ट सही आ जाएगा। मतलब वो कॉपी को घुमा लेने से या हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल कर देने से तुम्हारा रिज़ल्ट कभी भी इफेक्ट नहीं होगा, रिज़ल्ट एकदम सही आएगा, चाहे कॉपी को कैसे भी रख लो। तो मेरे पास तो ये बोर्ड है, तो मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है कि हम बोर्ड को घुमा सकें या हॉरिजॉन्टल कर सकें। तुम्हारे पास कॉपी में करोगे, तुम किसी भी डायरेक्शन में कॉपी को रख सकते हो। हाँ, बट जब फिंगर्स या हैंड यूज़ करोगे तो इसमें डायरेक्शन सही होना चाहिए। कॉपी को कैसे भी रख लो, तुम्हारा रिज़ल्ट सही ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि फोर्स हमने निकाल लिया, कितना फोर्स होगा दोनों वायर्स पर वो हमें पता चल गया। अब आगे फोर्स तो निकालना था, वो हो गया, फिर आगे क्या करना है? तो आगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आने वाली है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में इसी पर बेस्ड। तो फर्स्ट वायर पर सेकंड वायर का फोर्स हमने निकाला, ठीक है। कितना आ गया? I1L B2, नंबर 4 आया था ये, और F21 आया था I2L B1, ये नंबर 2 हमारा आ गया था, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस हमने निकाल लिए। अब देखो दोनों फोर्सेस में काफ़ी सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है, लेंथ दोनों का हमने सेम ले रखा है। ऐसे तो दोनों हैं लॉन्ग वायर, यानी इनफाइनाइट लेंथ के वायर हो सकते हैं, बट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत पास अगर है तो इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, तो भी इसको लॉन्ग वायर कहा जा सकता है। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि अगर दोनों के लिए फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ निकाल लें, देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर्स, अगर L लेंथ का वायर है तो इतना इतना फोर्स लगता है, यूनिट लेंथ के लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे? लेंथ से डिवाइड कर देंगे। तो F12/L कितना आ जाएगा? I1B2, और F21/L कर देंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा? I2B1, ठीक है। फिर I1B2 में B2 की वैल्यू लिख दें। B2 कितना था? μ0I2, B2 मतलब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर, μ0I2/2πa। और इसी तरह से यहाँ पर B1 की वैल्यू लिख दें, μ0I1, ये I2 था, μ0I1/2πa। और थोड़ा सा रीअरेंज करें तो मिलता है μ0I1I2/2πa, और इधर क्या मिलता है?
म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई ए। तो अब ज़रा इसको ध्यान से देखो, दोनों वायर्स के यूनिट लेंथ के लिए जब हमने फोर्स निकाला तो एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन आ रहा है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए, इधर भी म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोनों वायर्स के यूनिट लेंथ पर एक बराबर मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है। और डायरेक्शन भी देख लो, डायरेक्शन कैसा आ रहा है, F12 फर्स्ट वायर पे सेकंड की तरफ फोर्स लग रहा है और सेकंड वायर पे फर्स्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, यानी दोनों वायर्स एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऐसे है यानी अपोजिट है। ठीक है, बट क्या ये बात हर केस में सही होगी? मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डायरेक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा। दोनों वायर्स की डायरेक्शन अभी सेम बना रखी है तो ऐसा आ रहा है। अगर एक की डायरेक्शन ऊपर हो और एक की ऐसे नीचे हो तब ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, क्या दोनों वायर्स में फोर्स ऐसे ही लगेगा? ऐसे नहीं लग सकता, या एक में इधर लगे दूसरे में इधर लगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो ये चेक करना पड़ेगा, अपने आप से इसको करके देख सकते हैं, डायरेक्शन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये काम खुद से करना, ये तुम्हारा होमवर्क है कि अगर एक वायर में करंट ऐसे हो और दूसरे में ऐसे हो। ठीक है, तो इसको करके देखना कि फाइनली फोर्स का डायरेक्शन क्या आता है। तो पहले क्या करना होगा, रिवाइज कर देते हैं, करंट से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फिर मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट कैरिंग वायर है उसमें लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करेंगे और फोर्स का डायरेक्शन पता लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें आगे और डिस्कशन करते हैं। तो दोनों वायर्स के यूनिट लेंथ पर एक बराबर फोर्स आ गया, तो अब इसी बात को आगे लिखा जाए और उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जो अभी कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। Therefore, force acting on unit length of the wires, वायर्स के यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा? F/L लिख देते हैं। F12/L और F21/L दोनों बराबर आ गए तो हम सिंपली F/L लिख देते हैं। तो कितना आया, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए, इतना आया था। ठीक है, तो इसको आगे डिस्कशन हमें करना है। क्या डिस्कशन करना है कि इफ़ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, मान लो कि दोनों वायर में 1 एम्पियर करंट पास हो रही है एंड A इज़ 1 मीटर, यानी दोनों वायर्स के बीच में जो गैप है वो 1 मीटर का गैप है। तो F/L क्या आएगा? Therefore F/L comes out to be mu naught by 2 पाई, और म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू क्या है? तो याद करो कि बायो-सैवर्ट लॉ में बताया गया था म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7, ये वैल्यू है और फिर आगे इसका यूनिट होगा। ठीक है, तो 10⁻⁻7 है म्यू नॉट बाई 4 पाई, तो अगर हम यहाँ पे 2 पाई करेंगे तो हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ, तब यहाँ पे 2 पाई होगा। तो यानी म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू होगी क्या, 2 इंटू 10⁻⁻7, और यूनिट इधर क्या है, न्यूटन पर मीटर, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, तो ये डेफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर कहा जाता है। 1 एम्पियर की डेफिनीशन पहले जो तुमने पढ़ा होगा कि 1 एम्पियर करंट कितना होता है, छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, तो उसमें पढ़ा था करंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से 1 एम्पियर के लिए क्या किया था कि Q को ले लिया 1 कूलम, टाइम को ले लिया 1 सेकेंड, तो I आ गया 1 कूलम पर सेकेंड, इसी को बोल दिया 1 एम्पियर। बट ये स्टैंडर्ड डेफिनीशन नहीं है। स्टैंडर्ड डेफिनीशन क्या है, स्टैंडर्ड डेफिनीशन यहाँ से आएगी। तो स्टैंडर्ड डेफिनीशन ऑफ 1 एम्पियर ये है कि 1 एम्पियर वो करंट है जो दो पैरेलल लॉन्ग वायर्स के बीच में फ्लो होने पर यूनिट लेंथ में इतना फोर्स इंड्यूस करती है। अब इसी को इंग्लिश में स्टेटमेंट फॉर्म में पढ़ना है, बुक में पढ़ लेना, दिया हुआ है इस हेडिंग के नीचे, और उसको याद कर लेना, वो कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाता है। ठीक है, बट तुम्हें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। उसका मीनिंग यही है जो यहाँ लिखा हुआ है, इसी बात को स्टेटमेंट फॉर्म में बोल देना है। क्या बोलेंगे
कि अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं और उनमें और वो वैक्यूम में रखे हैं, वैक्यूम भी बताना है क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉट लिखा हुआ है, बिकॉज म्यू नॉट इज़ परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एक ही बात है। तो अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर वैक्यूम में रखे हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हैं, तो और उनके बीच में यूनिट लेंथ में इतना फोर्स लग रहा है, तब उन वायर्स में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही होगी। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मीनिंग है। फिर से बोल देते हैं, दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स को वैक्यूम में रखा जाए 1 मीटर डिस्टेंस पर और उनके यूनिट लेंथ में इतना फोर्स लग रहा हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, देन it is said that the current between those two wires is 1 ampere. This is the standard definition of 1 ampere current. ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो अगला टॉपिक है वो है टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप। उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है।